हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। पहले ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग लीवर यानी कि उत्तोलक हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो मुस्कान, मिताली, अंकज, अनुराग, श्रुति, अनुज, रोहित, लोकनाथ, आकाश, विकास, अमन, कोमल, नेहा, पूजा, रंजीत, पिंकू, धीरज। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी देखा था। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, कक्षीय वेग की आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है। कक्षीय वेग की बात करते हैं तो वह वेलोसिटी जिससे कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, यानी वह वेग जिससे कोई ग्रह अपने कक्ष में क्या करता है, चक्कर लगाता है। वहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है पेपर में, तो वहां से न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है, तो क्या ही मतलब है न्यूमेरिकल का वहां पे। और वी ऑर्बिटल जो होता है, मान लीजिए कोई प्लैनेट है, इसका मास मान लीजिए m है, द्रव्यमान, और इसका रेडियस मान लीजिए r है। इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, इसका जो कक्षीय वेग होगा, इसे हम लोग ऐसे vo से डिनोट करेंगे। और इसका कक्षीय वेग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है √gm अपॉन कैपिटल R या स्मॉल r, जो भी आपको लिखना है वहां पर लिख सकते हो। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, vo जैसे लिखा था ना √2gr, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √g r। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जब हम g का वैल्यू पुट कर रहे थे, क्या g² अपॉन m, कैपिटल G का वैल्यू जब पुट कर रहे थे g² अपॉन m, तो क्या आ जा रहा था, √2gr आ जा रहा था। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर gm अपॉन r है, तो क्या हो जाएगा, √g अपॉन r आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसे आप लोग लिखिए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हो, जो अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना, पृथ्वी का जो कक्षीय वेग होता है, नोट में आप लिख लीजिएगा, अर्थ का कक्षीय वेग या पृथ्वी का कक्षीय वेग कितना होता है, आपसे पूछ देते हैं। वो होता है, याद रखिएगा, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है। नहीं, फॉर्मूला वगैरह प्रूफ करने नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है ना। ऑर्बिट क्या होता है सर, और रिवॉल्व। तो देखिए ऑर्बिट क्या होता है, अभी हम बात करते हैं। जैसे ये मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ कोई भी जैसे प्लैनेट है, ये मान लीजिए कोई प्लैनेट है, ये कोई दूसरा प्लैनेट है, ये कोई तीसरा प्लैनेट है, ये जिस ऐसे ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहा है, इस ऑर्बिट में जो क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो कोई भी प्लैनेट किस वेलोसिटी से अपने कक्ष में चक्कर लगाएगा, तो वो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, उसी को कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कई बार आपसे पूछ दिया जाता है रेशियो क्या होता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का,
उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर आपसे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो पूछे, व्हाट इज रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हो जाता है √2gr बटे √gr हो जाएगा। तो ये gr कट जाएगा और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो जो है वो आ जाएगा √1 √2:1 हो जाएगा। अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए किसके बारे में, तो वो होना चाहिए प्लैनेटरी मोशन, जो मतलब कैप्लर्स लॉ है ना, कैप्लर्स ने 3 नियम दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है उसमें, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस उसका बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पहला नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था, तीसरा नियम क्या था। क्योंकि कभी तो मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं, कभी कभार वहाँ से एक आध बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना, वो ऐसे है तो 11th का टॉपिक है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कैप्लर्स लॉ से एक आध सवाल आपके एग्जाम में बन गया है। कैप्लर्स लॉ के बारे में जो बेसिक जानकारी जितनी आपको चाहिए उतना हम बात करेंगे अभी। हाँ ठीक है, चलिए तो इसे आप लोग लिख लें। फिर हम लोग बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिटल सैटेलाइट क्या होता है ना, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीवर। किरचॉफ का नियम यहाँ पर नहीं पढ़ना है भाई, है ना, किरचॉफ का नियम हम लोगों को पढ़ना है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में भी पढ़ना है किरचॉफ्स का नियम, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ना है हम लोगों को किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, है ना। अब देखिए इसको लिख लेना आप लोग। नहीं ये सब न्यूमेरिकल नहीं पूछता है शिवम, यहाँ से आप न्यूमेरिकल जहाँ से बनता ही नहीं है तो वहाँ पे क्या ही न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको। यहाँ से जितना बस बताया है इतना आप याद रखो। अब देखिए कैप्लर्स का 3 नियम था। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, हिंदी में भी लिख देंगे अभी, ग्रहों की गति का, या कैप्लर का लिख लीजिएगा, कैप्लर का ग्रहों के गति का नियम। कैप्लर का ग्रहों के गति का नियम, ठीक है। अब देखिए कैप्लर के ग्रहों की गति के नियम की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड यानी सूर्य के चारों तरफ किस वेलोसिटी, किस मतलब शेप में, मतलब किस पाथ में वो मूव करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर किस पाथ पर चलते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ पर चलते हैं, सर्कुलर पाथ पर चलते हैं, कैसे पाथ पर चलते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने, कैप्लर ने। कैप्लर ने कहा, सभी लोगों को यह लगता था कि जो प्लैनेट होता है ना वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर चलता है, यानी वृत्तीय पथ पर चलता है ना। लेकिन कैप्लर ने कहा नहीं भाई साहब, सर्कुलर पाथ पर नहीं चलता है, बल्कि कैसा, एलिप्टिकल पाथ पर चलता है। तो कैप्लर ने पहला नियम जो दिया, फर्स्ट लॉ, याद रखिएगा इसका, कैप्लर की गति का पहला नियम। बस जितना आपको बता रहा है आपको इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं। कैप्लर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्लैनेट यानी ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ पर, एलिप्टिकल पाथ को हिंदी में क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं। एलिप्टिकल पाथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्तीय पथ। यस, दीर्घवृत्तीय
वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। सर ये एलिप्टिकल पाथ कैसा होता है? समझिए, एलिप्टिकल पाथ कैसा, जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। और इस सर्कल को क्या करिए? चिपका दीजिए, थोड़ा सा इसको चिपका दीजिए, ऐसे कर दीजिए, चिपका दीजिए इसको, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एलिप्टिकल पाथ। जैसे आपको चित्र दिखाएंगे, चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं पहले चित्र आपको दिखा दूं, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, एलिप्टिकल पाथ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। एक चित्र ले लेते हैं, है ना, ये वाला चित्र ले लेते हैं, ज़्यादा सही है, इससे आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ये आप जैसे देखो, ये आपको कहीं से सर्कुलर लग रहा है, ये क्या, ये जो पथ है, ये जो प्लैनेट्स इसमें जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये अलग अलग प्लैनेट के नाम है, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें मैन क्या करना है, उसका प्रिंसिपल समझना है। कैपलर ने क्या कहा? कैपलर ने कहा कि ये जो है ना, इस तरह का ऐसा शेप, ये ना तो पूरा सर्कुलर है, देख रहे हैं, पूरा सर्कुलर नहीं है, इस तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसी पाथ को क्या कहा? इसी पाथ को कहा कि ये एलिप्टिकल पाथ है ना। पहला नियम इन्होंने ये दिया, पहले आप इसे लिखिए, फिर दूसरा नियम क्या कहता है अभी हम लोग समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहते हैं, कहता है, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक, नहीं, सन नहीं घूमता है ना। मैं नाम है सिद्धांत को समझना है। चलिए, थैंक यू। अब देखिए, इसके बाद की बात करते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जब भी मतलब सन जो है ये एलिप्स है, समझिएगा, ये एलिप्स है, और एलिप्स में क्या होता है, ये बीच में एक ऐसे रेखा होती है जैसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। इस पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आप ये समझिए, कोई जो एलिप्स होता है ना, इसमें दो फोकस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं? फोकाई। दो फोकस होता है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फोकाई कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले नियम ही में ही कहा कि जो मतलब प्लैनेट है वो क्या करता है, वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल मतलब पाथ पर घूमता है, और सन या तो यहां पर होगा, इस फोकाई में होगा, या फिर इस फोकाई में होगा, बीच में नहीं होगा, सेंटर में नहीं होगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम समझाएंगे आपको, बार बार समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभार आपसे कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। पहला इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सन है, सन के चारों ओर जो प्लैनेट है ना, वो किस पथ पर चक्कर लगाता है, एक एलिप्टिकल पथ पर या दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, या दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। और सन जो है वो इस एलिप्स के, एलिप्स में ना ऐसे दो फोकस होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फोकाई। ये एक होता है, जैसे इसका होता है ना सर्कल का, क्या है, सर्कल का सेंटर होता है, उसी तरह एलिप्स में सेंटर नहीं होता। एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में आपका फोकाई होता है, और यहां पर दो फोकाई, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस, ये भी फोकस है और ये भी क्या है, इसका फोकस है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फोकाई कहा जाता है। ठीक है, दोनों को एक साथ क्या कर मिला देंगे तो क्या बोल जाएंगे, फोकाई। तो इन्होंने पहले ही नियम में कहा कि सन जो है सेंटर इस बीच में नहीं होगा, सन या तो क्या होगा, यहां पर होगा, या फिर क्या होगा, यहां पर होगा। सन जो है किसी दोनों में से किसी एक फोकाई में, एक फोकस बोलोगे, किसी एक फोकस पे लाई करेगा, बीच में नहीं होता। पहले नियम में इन्होंने कह दिया। बात समझ में आ गई? ये किसी को कोई दिक्कत इसमें, ये वाला समझ में आया? पहले आप लोगों को बताइए कि सन बीच में नहीं, बल्कि क्या होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब देखिए दूसरे नियम पर अभी हम लोग आते हैं। अब मान लीजिए ये एक एलिप्टिकल पाथ बनाया। अब मान लीजिए हमने सन को रखा यहां पर, किसी एक फोकाई में होगा, यहां पर मान लीजिए ये सन है,
और इसके चारों ओर क्या है, यहां पर एक कोई प्लैनेट है, मान लीजिए अर्थ ही मान लेते हैं हम लोग। ये अर्थ है, ध्यान से समझिए, ये क्या है, अर्थ है। अब यहां से ये सन और अर्थ के बीच की दूरी मान लीजिए यहां पर क्या है, इधर आर है। फिर जैसे सन घूम रहा है 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 घूम रहा है, घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर देखिए ये जो आर है, आर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का जो दूरी है सन से क्या होता है, जैसे जैसे गति कर रहा है वैसे क्या हो रहा है, इसका दूरी बढ़ रहा है। फिर से क्या हो जा रहा है, फिर आपका क्या आ जा रहा है, पास आ जा रहा है, यानी कि कभी पास रहता है कभी दूर जाता है। जैसे पास रहता है तो हमारे यहां पर क्या होता है, पृथ्वी पर गर्मी, दूर जाता है तो क्या होगा, ठंडी। यहां पर जब ये आपका नजदीक रहता है तो इसको हम लोग, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब नजदीक रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरीहीलियन बोलते हैं। जब फारदेस्ट रहता है उसे एपहीलियन बोलते हैं, है ना। जब क्लोजेस्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पैरीहीलियन। जब फारदेस्ट रहता है यानी जब सबसे नजदीक रहता है तो उसे पैरीहीलियन बोलते हैं, या हिंदी में पता नहीं उपसौर अपसौर ऐसे कुछ बोला जाता है, पैरीहीलियन, पैरीहेलियन। जब दूर रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, एपहेलियन। ठीक है। इन्होंने दूसरा नियम जो दिया ना, दूसरा नियम दिया, इन्होंने कहा कि प्लैनेट का दूसरा नियम कि प्लैनेट का सन के चारों ओर एरियल वेलोसिटी, सर ये एरियल वेलोसिटी पहली बार सुन रहे हैं। एरियल वेलोसिटी यानी एरियल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रीय वेग समान होता है। सर ये बात आपकी समझ में नहीं है, कुछ कोई बात नहीं है, समझेंगे अभी। जो प्लैनेट है, प्लैनेट का सन के चारों ओर जो क्षेत्रीय वेग है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, यहां से ये चलना शुरू किया चलना शुरू किया चलना शुरू किया और ये प्लैनेट यहां पहुंच गया। समझो, नहीं समझ में आएगा पहली बार में, कोई बात नहीं है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझने में बिल्कुल परेशानी होगी। हम इसे समझेंगे दूसरी बार, 3 बार, है ना, 4 बार में समझेंगे, लेकिन समझ लेंगे। यहां पर मान लीजिए ये टी टाइम में ये कितना दूर चल रहा है, ये मान लीजिए चल रहा है, ये A1 एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। और वहीं पर मान लीजिए सेम इसी टी टाइम में ये जो इतना एरिया कवर कर रहा है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं क्या, ये हम मान लेते हैं A2 और ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, A1। ठीक। तो जो कैपलर है, कैपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है कि समान समय जो ग्रह है, जो इसके बीच में जो एरिया कवर करेगा, अगर टी टाइम में यहां पर A1 एरिया कवर कर रहा है और यहां पर भी अगर टी टाइम चल रहा है तो यहां पर भी जो एरिया कवर करेगा वो क्या होगा, या मान लीजिए जो भी एरिया है वो दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये क्या कह रहा है, A1 जो है और A2 जो है ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान समय में जो कोई ग्रह है ये मतलब किससे, जो सन से क्या करता है, समान क्षेत्रफल क्या करता है, कवर करता है। यानी मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ मान लीजिए कि 1 घंटा चला, 1 घंटा चलने के बाद मान लीजिए वो इधर यहां पर जब नजदीक है तो इतना एरिया कवर कर रहा, और जब वही दूर जाएगा, दूर जाने के बाद वो इतना एरिया कवर करेगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ज्यादा दूर चल रहा है, यहां पर ये इसकी दूरी यहां पर ये कम हो जा रही है, लेकिन जो यहां पर एरिया जो है ना, वो एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या दूसरा नियम क्या कहा उसने कि प्लैनेट का सन के चारों ओर जो रेडियल वेलोसिटी होता है ना, यानी कि क्षेत्रीय जो वेग होता है वो क्या होता है, आपका समान होता है। ठीक है। यानी कि समान समय में किसी प्लैनेट के द्वारा सूर्य से जो क्षेत्रफल तय किया जाता है वो समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। बस ये था दूसरा नियम। और तीसरा नियम जो है, तीसरे नियम में बस याद रखिएगा एक रिलेशन है, और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तीसरा नियम कहता है कि T²
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां पर टी क्या है, कितना समय लग रहा है, टाइम पीरियड, और आर क्या है, ये जो यहां से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस। बस ये रिलेशन याद रखना, इस कैसे आया, क्यों आया, क्या नहीं आया, ये आपको नहीं याद रखना है। बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। इसी 3 पॉइंट से आपसे केपलर लॉ में सवाल बनेगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको समझना, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको। वो 11th का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो नीट लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि प्लैनेट जो है सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। दूसरा नियम क्या कहता है? और कहता है कि सन जो है, सन दोनों में से यानी दो फोकाई में से किसी एक फोकाई पर, दो फोकस में से किसी एक फोकस पर लाई करता है। पहला नियम ये कहता है, ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि किसी प्लैनेट का सन के चारों ओर जो एरियल वेलोसिटी होता है, यानी जो क्षेत्रीय वेग होता है, वो क्या होता है? समान होता है। यानी कि वो समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करेगा? यहां पर कवर करेगा। यानी अगर टी टाइम में ये, अगर यहां पर ये क्षेत्रफल बना रहा है A1, और यहां पर टी टाइम में ये क्षेत्रफल अगर यहां पर हो रहा है, तो ये A1 और A2 क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा ये कहता है। और तीसरा रिलेशन बस आप याद रखिएगा कि ये जो आपका ये जो टी है और यहां पर जो इसका जो भी आर है डिस्टेंस, टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर क्यूब के। बस इतना आपको याद रखना है। इस कहां से आया, क्यों नहीं आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब आपको नहीं याद रखना, बस आप रिलेशन याद रखना, ठीक है। रट लो इसको, दैट्स इट। इसको बस आप रट लीजिए। एरियल वेलोसिटी का मतलब कि समान समय में जब समान यहां से समान क्षेत्रफल बनाए तो उसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। यानी कि कुछ कितना एक अगर चल रहा है तो वो कितना एरिया यहां पर सेंटर पर, ये जो मतलब सन से वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिगर आपकी इच्छा है, ड्रॉ करना है कर लीजिए, है ना, नहीं करना है मत करिए, आपकी इच्छा। मैन देखिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आपसे इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं बनेगा। थोड़ा ये डीप कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये, है ना, इसलिए आपको हो सकता है अगर फिर भी अभी समझ में नहीं आया है तो मैं आप हमको बता दीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। पहला नियम कहता है केपलर का कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह एक इलिप्टिकल पाथ में चलता है, और सूर्य जो एलिप्स होता है, एलिप्स का दो फोकस होता है, दोनों में से किसी एक फोकस पर रहेगा। दूसरा नियम कहता है कि प्लैनेट के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा समान समय में, जो एरिया कवर किया जाएगा वो एरिया समान रहेगा, ठीक है। और तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट्स इट, ठीक है। फोकाई एलिप्स या एलिप्स जो होता है मतलब एक शेप होता है ना, जो कि थोड़ा अंडाकार टाइप का होता है ना। जब सर्कल को थोड़ा सा चिपटा देंगे तो वो बनाता है क्या? एलिप्स बनाता है, ठीक है। पेरिहेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फोकस वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। फोकस वाला देखो क्या है ना, एक सेकंड में चित्र का थोड़ा वो कर लूं, तो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं चित्र का मदद लूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। फोकस ऑफ एलिप्स, अब आपको आई थिंक समझ में आ जाए, है ना। इतना देखिए, ये सब बहुत ज्यादा डीप में आपने नहीं जाना है, जो मैं आपको बस जितना समझा रहा हूं आप इसे समझ लो बस। ये वाला ठीक है क्या? ये वाला मैं ले लेता हूँ फोटो। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपने, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लेवल का नहीं है। इससे ज़्यादा डीप में जाएंगे वो आपके लिए। ये मान लो कोई एलिप्स है, एलिप्स का यहाँ पर चित्र देख रहे हो ये, और ये एलिप्स का ये क्या होता है? फोकस होता है। एक जैसे यहाँ पर है ना, ये रहा फोकस, एक यहाँ पर है, ये रहा फोकस इसका। कह रहा है कि जो ये जो इलिप्टिकल पाथ है, सन जो है ना, सन या तो इस वाले उसमें रहेगा, फोकस पे रहेगा, या तो इस वाले फोकस पे रहेगा, बीच में नहीं रहेगा।
ठीक है। आर रेडियस नहीं है, आर क्या है, यहां पर जो प्लैनेट है ना, यहां पर मान लीजिए ये प्लैनेट है, इस जगह पर ये प्लैनेट है, प्लैनेट और सूर्य के बीच की दूरी है, ये है आर, है ना, जो कि क्या होगा, जैसे जैसे ऐसे देख रहे हैं ये क्या होता जाता है, चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहेगा आर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट्स की। एक होता है ऑर्बिटल सैटेलाइट और एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये ऑर्बिटल और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह और त्रिज्या तो समान नहीं है तो एरिया कैसे समान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में ना अलग अलग शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकलते हैं नहीं निकलते हैं उसमें मत जाइए, कोई काम करना नहीं है आपका। आप बस समझ लो कि टी समय में जितना एरिया बनाएगा, फिर उसी समय में अगर कहीं और चल रहा है, किसी और जगह पर, किसी और मतलब जगह पर चल रहा है, वहाँ पर जो एरिया कवर करेगा वो एरिया समान होगा। दैट्स इट, ठीक है। आर क्या है, प्लैनेट और सन के बीच की दूरी है यहाँ पर। टी क्या है, आपका समय, आवर्तकाल कह सकते हैं, टी है उसका, ठीक है। सन का एस्केप वेलोसिटी नहीं होता है भाई, है ना, सन का एस्केप वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑर्बिटल सैटेलाइट की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल सैटेलाइट, कक्षीय उपग्रह। कक्षीय उपग्रह क्या होता है, वैसे सैटेलाइट जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ये पृथ्वी से किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी से 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है। 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और याद रखेंगे ये जो कक्षीय उपग्रह होता है, इसकी वेलोसिटी यानी जो इसकी वेलोसिटी होती है कक्षीय उपग्रह की, वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इसका जो आवर्त काल होता है, यानी इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, यानी इसका जो आवर्त काल यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा वो लगता है 84 मिनट या फिर 5040 सेकेंड। 84 मिनट या 5040 सेकेंड। और याद रखिएगा इसका यूज कहां पर होता है, कक्षीय उपग्रह का। याद रखिएगा इसका यूज, सॉरी कक्षीय उपग्रह मैं लिख रहा हूँ, पोलर सैटेलाइट होगा, ध्रुवीय उपग्रह होगा, ये पोलर सैटेलाइट होता है। मैं कक्षीय उपग्रह बार बार लिख रहा हूँ, ध्रुवीय उपग्रह होता है, ये पोलर सैटेलाइट होता है, ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। इसका यूज मौसम संबंधी जानकारी का
पता लगाने में होता है। जैसे अभी न्यूज़ में आप 4-5 दिन पहले से 7 दिन पहले से सुन रहे होंगे कि उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आने वाला है ना, सुन रहे होंगे, और आ भी रहा है साइक्लोन। तो आखिर कैसे पता चल जाता है ये उनको? तो वो कैसे पता चलता है? तो उसके लिए सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। कौन से सैटेलाइट्स? पोलर सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं, है ना, पृथ्वी की नज़दीक की कक्षा में। किस ऊंचाई पर? 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये अपने जो ऑर्बिट में ना, ये जो अपने कक्ष में पृथ्वी के जो चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं, वो किस स्पीड से चक्कर लगाते हैं? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाते हैं। और ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेते हैं? पूरा एक चक्कर लगाने में ये 84 मिनट या फिर 5040 सेकंड इतना टाइम लेते हैं। ठीक है। और इसका यूज कहां पर होता है? मौसम संबंधी जानकारी का पता लगाने में होता है। और इस पोलर सैटेलाइट को ही लॉन्च करने के लिए, याद रखिएगा, जो लॉन्च पैड होता है ना, जहां से इसको लॉन्च किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं PSLV। PSLV का मतलब क्या है? पोलर सैटेलाइट। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देते हैं कई बार, लॉन्च व्हीकल। इसका हिंदी कोई भी नहीं है। PSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। और इसके बाद पहले मैं कुछ बता दूं, फिर उसके बाद आपको आपके डाउट्स मैं लेता हूं, फिर मैं लिखने का भी समय दूंगा आपको। मौसम की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 4-5 पॉइंट, 3-4 पॉइंट यहां पर जहां से आपसे सवाल बन सकता है। पहला पॉइंट तो याद रखेंगे आप लोग, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल यहां से, तो वो याद रखिएगा कब मनाते हैं? 23 मार्च को। इसके बाद यहीं से याद रखिएगा, मौसम की बात हो रही है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर है? तो यह है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये शायद मैंने पहले भी आपको लिखाया हो, मे भी नहीं लिखाया है तो लिख लीजिएगा। इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहां पर है? यह है आपका न्यू दिल्ली में। शायद मुझे जहां तक याद है कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में लिखाया है ना, जिसे हम IMD कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले लिख लीजिए। और यहां तक अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप अपने डाउट पूछ लें, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है। सॉरी। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे आप लोग लिख लो, फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया यहां तक? ठीक है। अरे देखो आप लोग ना समझो, हाँ, इतना तेज घूमता है ये, बिल्कुल। PSLV जो है ना, आप लोग देखते हैं, मैं PSLV का चित्र देखिएगा, दिखाते हैं PSLV का चित्र आप लोगों को। जो ये सब सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है ना, ऐसे तो लॉन्च किया नहीं, हाथ से तो ऐसे उड़ाएंगे नहीं ना इसको। इसके लिए इसको किससे? एस्केप वेलोसिटी से फेंकेंगे। तो ये देखिए PSLV कैसा होता है। आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि इसरो ने, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये है PSLV, देख रहे हैं, इसका चित्र लगा ही देते हैं। इससे कौन सा वो लॉन्च किया जाता है? ये जो PSLV वगैरह देख रहे हैं, ये सब जो है ना, ये सब, ये इससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ये भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं, रुक जाओ, दूसरा देख लेते हैं। ये सब देख रहे हो, ये जो देख रहे हैं, ये इसमें लगा हुआ है।
इधर लगा दें क्या? हाँ देख लो, ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें ये जो दिख रहा है जिससे कि सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ना, ये वाला जो चीज़ है जिससे ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, इसी को बोलते हैं PSLV। इससे क्या होता है, इससे पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। फिर GSLV अलग होता है ना, GSLV अलग होता है। किसका मतलब क्या होता है, सब कुछ लगा होता है, उतना उस डिटेल में मत जाइए आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये PDF मिलेगा ना आपको। अब इसके बाद होता है जियो स्टेशनरी, या इसी को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। क्या बोलते हैं? भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, ये पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर होता है, कोई बता सकता है? पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर होगा ये? हाँ जी बताइए, इसे पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा? वेरी गुड, है ना। याद रखिएगा, ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। यही सब आपसे सवाल बनेगा, ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अब आप ये बताइए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने ऑर्बिट में कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है या वेस्ट टू ईस्ट घूमता है? पृथ्वी किधर घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये पृथ्वी के साथ साथ ये भी घूमेगा। ये है ना, जैसे ये अर्थ है, अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो ये भी क्या करेगा? पृथ्वी के साथ साथ, ये जो सैटेलाइट है ना, ये पृथ्वी के साथ साथ ही क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमेगा। पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो ये भी कैसे चक्कर लगाएगा? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसलिए पृथ्वी को लगता है, पृथ्वी के सापेक्ष अगर आप इसे देखेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसे भू-स्थिर उपग्रह क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और ये भी इसके साथ साथ ही वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो पृथ्वी को लगता है ना कि ये जो है, इसके सापेक्ष ये क्या है? स्थिर है। पृथ्वी से आप इसे देखेंगे तो ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो आपको क्या लगेगा कि ये स्थिर है। मान लीजिए जैसे आप किसी ट्रेन पर बैठे हैं, साथ साथ आपका, मान लीजिए कि कोई, कभी होता है ना ऐसा जी, जब रेलगाड़ी सबसे जाओगे तो आपकी ट्रेन भी इधर से चल रही है, सेम उसी स्पीड से कोई दूसरी ट्रेन भी चल रही है, आप उसे देखोगे अगर, तो क्या लगेगा? ये ट्रेन भी स्थिर है, ये भी, दोनों, आप दूसरे को क्या लगेगा? एक दूसरे को स्थिर है ना। अब देखिए, ये जो है ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका स्पीड कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो आवर्तकाल होता है, यानी ये जो एक चक्कर लगाता है ना, इसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। चौबीस घंटा होता है। और इससे का यूज कहां पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका यूज संचार उपग्रह के रूप में करते हैं। संचार उपग्रह के रूप में किया जाता है, संचार उपग्रह के रूप में किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में किया जाता है, संचार उपग्रह पर किया जाता है, संचार उपग्रह के रूप में किया जाता है इसका यूज। और यहीं से 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। रेलवे इन सभी चीज़ों से बहुत सवाल पूछ लेता है, ऐसे फैक्ट से रेलवे काफ़ी सवाल पूछ लेता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। नोट में आप ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट
स्पुतनिक 1 है, जो फॉर्मर यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस है, तो मैं यूएसएसआर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि उस समय उसे यूएसएसआर ही कहते थे। और यूएसएसआर का मतलब यहां पर क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ कहा जाता है जैसे हिंदी में, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आगे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि 1991 में ये यूएसएसआर बिखर जाता है, टूट जाता है, और मुख्यतः उसमें क्या बनता है, रसिया बनता है, रूस होता है जो सबसे बड़ा देश वहां पर बनता है। जो यूएसएसआर ने कब लॉन्च किया था, 1957 में लॉन्च किया था। दूसरा, भारत का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट है। भारत का जो पहला उपग्रह है कौन सा, आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। 75 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जैसे ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, हमारे देश के अंदर जो सैटेलाइट मुख्यतः जो बनाई जाती है या लॉन्च करने का जो काम होता है, उसके लिए एक सरकारी संगठन है, इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, जिसकी स्थापना हुई थी कब, 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी, बताइए। और याद रखिएगा इसरो के कुछ क्या है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स हैं, जैसे एक तो आपका श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, एक है आपका उड़ीसा में है ना, अलग अलग जगह पर उसके क्या है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जहाँ से क्या किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ना। बेंगलुरु में है बिल्कुल, जैसे एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, ठीक है, जैसे आपका श्रीहरिकोटा है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आप स्टैटिक वाले चीज़ों में पढ़ेंगे है ना। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसका जो आवर्तकाल लिखा दिया आपको, सारा फैक्ट इसका लिखा दिया, हाँ ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। और याद रखिएगा भारत का ना, जो मतलब यहीं से आप एक फैक्ट और भी याद रख सकते हैं कि भारत का जैसे है ना, जीएसएलवी का पूरा फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जीएसएलवी जो होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी लिख सकते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जीएसएलवी का पूरा मतलब, ठीक है। और याद रखिएगा वन लाइनर वाला जो कॉपी है ना, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, भारत के अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, महासागर है ना, तो भारत का जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में 3 रिसर्च सेंटर है जहाँ पर अनुसंधान वगैरह होता है। 3 रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, अंटार्कटिका में। और वो 3 रिसर्च सेंटर कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा 3 रिसर्च सेंटर जो है, एक का नाम है भारती, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, और एक का नाम है मैत्री, है ना। ये भी आप याद रखेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब जैसे आपका कोई भी क्या बोलते हैं, लाइक अब गूगल मैप एक तरह से जैसे हो गया, गूगल मैप आप चलाते हैं तो वो जो पूरा आपको डाटा सिग्नल भेजता है एक एक चीज़, वो कैसे, वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जैसे आपका टीवी वगैरह में जो अलग अलग आपके वो चलते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा होता है वो, है ना। हाँ बिल्कुल कम है क्योंकि वो बहुत दूर है ना नीतू जी, ठीक है।
तीन नाम याद रखिएगा, एक है भारती, एक है दक्षिण गंगोत्री और एक है मैत्री, है ना। भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सर, है ना। अंटार्कटिका में जो 3 रिसर्च स्टेशन हैं भारत के, एक है आपका भारती, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आ गई बात समझ में सभी को यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब देखिए, आज हम नया टॉपिक अब स्टार्ट नहीं करेंगे। अगला टॉपिक जो होगा हमारा लीवर होगा, लेकिन अब उसे स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आज सवाल नहीं है ना। अब आपके अगर कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए, 5-7 मिनट का समय है तो आप लोग डाउट पूछ लें आज, जो भी आपके मन में डाउट होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। आप क्या करिएगा, आप लोग ना अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करिएगा, है ना। और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, आज क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, आने के तो इससे लगभग 200-300 सवाल बन सकते हैं पेपर में, है ना। 200-300 सवाल बन सकते हैं, डेफिनेटली हेल्प करेगा, है ना। जीएसएलवी देखना है, ठीक है, दिखा देते हैं जीएसएलवी। देखो, देखने में ना एक के जैसा लगेगा ये, है ना, देखने में आपका अलग नहीं लगेगा, ठीक है। देखने में एक के जैसा लगता है, लेकिन क्या होता है ना, पावरफुल ज़्यादा होता है जीएसएलवी, है ना। जीएसएलवी जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका जो इंटरनल वो है ना, उसमें आपका क्या होता है, ये जैसे देखिए, है ना, ये जीएसएलवी, ये वाला, ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बस आपको ये याद रखना। ये है ना, ये जीएसएलवी, ठीक है, चित्र लगा देते हैं। लेकिन इसका क्या स्ट्रक्चर होता है अंदर, वो सब हम लोगों के काम का चीज़ नहीं है ना। आपको देखना है तो इसको लेकर के ना आप कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा रिसर्च करना है, आप कर सकते हो इसके ऊपर, लेकिन काम का नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कौन समान नहीं होगा, कौन अलग अलग होगा, कौन समान नहीं होगा, ठीक है। कौन भी अलग होगा, कौन या दूरी जो है वो अलग होगी, लेकिन जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, दे देंगे। वन लाइनर वाला मैंने बोला है ना, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं दे दूंगा वन लाइनर वाला। थोड़ा उसमें मैं सोच रहा हूँ ना, लगभग 1000 के आसपास पॉइंट आपको दे दूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना फिजिक्स के अंदर, 1000 पॉइंट, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए मुझे। मैंने बोला है कि मैं दे दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लीवर, और लीवर को ख़त्म करके, ठीक है, जीएसएलवी फिर से बता दीजिए, ठीक है। जीएसएलवी देखो क्या होता है, ऐसा सैटेलाइट है ना जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, संचार के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे पृथ्वी से ना लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। वो जो चक्कर लगाता है वो किस स्पीड से घूमता है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है। और उसको एक चक्कर लगाने में, पूरे पृथ्वी का एक चक्कर जो लगाता है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, 24 घंटे का समय लगता है उसे, है ना। 24 घंटे का, 24 आवर्स का समय लगता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें आप याद रखेंगे। देखिए, मॉक में नंबर अगर किसी का नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए कई सैटेलाइट्स हैं, कोई एक सैटेलाइट नहीं है। एजुकेशन के लिए डिफरेंट सैटेलाइट, कई सारे सैटेलाइट्स हैं उसके लिए, है ना। हम लोग बात कर रहे थे, एक बच्चे ने पूछा कि कैसे मॉक में नंबर बढ़ाएं। तो मॉक में नंबर का बढ़ाने का मैंने पहले भी आपको तरीका बताया था। आप लोग क्या करिए, जब भी मॉक दीजिए, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा मॉक देने में लगाते हैं, तो उसको 1 घंटा 1.5 घंटा एनालाइज करने में लगाइए। जैसे मान लीजिए कि मॉक आप दे रहे हैं, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप लोग ये करके देखिएगा, 1 वीक करके देखना। जब मैं करता था प्रिपरेशन इसके लिए, तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं मॉक लगाया, मान लीजिए पूरे मॉक में मेरे 30 क्वेश्चन गलत हो गए। मैं यहाँ पर स्पेशली जीके और जीएस की बात कर रहा हूँ, जीके जीएस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए,
इस 30 क्वेश्चन का पूरा क्या होता था, पोस्टमार्टम करता था। पोस्टमार्टम की मतलब क्या, इसके एक एक पॉइंट के बारे में जानना, और उसके लिए एक अलग से मॉक का एक अलग से कॉपी रखिए आप लोग, जैसे वन लाइनर का कॉपी, उस तरह मॉक का एक अलग से कॉपी रखिए। जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं मान लीजिए, उससे रिलेटेड पॉइंट, जैसे 30 क्वेश्चन गलत हुआ, 30 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके बनते हैं वो मॉक वाले कॉपी में आप क्या कर लिया करो, लिख लिया करो। ठीक है, मान लीजिए आप डेली एक मॉक लगा रहे हैं और ऐसे आपका डेली 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप उसमें क्या करते जाओ, नोट करते जाओ। और ये जो मॉक वाला कॉपी है ना, इसको आप रिवाइज करो, जो गलतियां हैं आपकी उसको क्या करिए, आप रिवाइज करिए। कम से कम वीक में 2 बार या मिनिमम मतलब 2 बार कम से कम आप करो इसे रिवाइज, क्योंकि इसको रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का समय लगेगा, है ना, कितना भी अगर होगा तो उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, ये काम आप 1 वीक करके देखिए, 8-10 मॉक में करके देखिए, आपको नंबर ऑटोमेटिकली देखेंगे 5 से 10 नंबर आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 से 10 नंबर आपका देखेंगे इंक्रीज हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए केजीएस यूजर जी, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा, सीबीटी 1 आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अब्दुल जी, सर कुछ लोग बताते हैं जब अर्थ सन से दूर होता है तो समर आता है, वो देखिए डिपेंड करता है कि आप किधर हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो अब ज्योग्राफी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, वो सब जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में। कहीं पर भी आप दे सकते हैं, हर से कोई भी आप ऑनलाइन मॉक ले लो, दे दीजिएगा कहीं पर भी। प्रकाश का व्यतीकरण, हुरन जी जब प्रकाश में आएंगे बताएंगे प्रकाश का व्यतीकरण क्या होता है। जब दो सेम फ्रीक्वेंसी के लाइट को एक दूसरे पर इम्पोज किया जाता है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। जैसे उसका एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे पानी पर आप केरोसिन डालते हैं तो वो रंगीन दिखता है, साबिन के बुलबुलों का रंगीन दिखना, वो सब व्यतीकरण के कारण होता है। हम लोग जब लाइट में आएंगे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद अभी लगेगा, अभी काफ़ी, अभी तो मतलब हमारा कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी लगेगा जितना लेक्चर अभी जितना हुआ है ना, मान लीजिए उससे ज़्यादा ही लेक्चर अभी लगेगा फिजिक्स में। ठीक है, रिवाइज करिए, अगर चीज़ों को आप भूल जाते हैं तो रिवाइज करिए। ठीक है, चीज़ों को अगर आप भूल जाते हैं तब उसे रिवाइज करो बार बार। इसका मुझे आइडिया नहीं विवेक, है ना, आप देख लेना जो कोर्स के उसमें आपको दिख जाएगा कौन क्या पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, टॉर्क भी करेंगे, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको टॉर्क के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे हम लोग ले लेंगे, है ना, कल की क्लास में। ठीक है, कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे लिवर, और आप लोग कल पूरा रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल मैं आपको लगभग 15-20 सवाल कराऊंगा। केमिस्ट्री भी मैं ही कराऊंगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री मैं ही करवाऊंगा, फिजिक्स पहले कंप्लीट करेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।